साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग PCS प्लस आर ओ के लिए हम टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये हमारी आज 30वीं टेस्ट सीरीज़ है। 29 टेस्ट सीरीज़ हो चुकी है, 30वीं है आज की। और पिछली टेस्ट सीरीज़ में हमने 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को देखा। आज के टेस्ट में हमें देखना है 36 से लेकर 70 तक के प्रश्न। ठीक है, यह जो टेस्ट चल रही है इसमें 35 प्रश्न शामिल किए जाते हैं और एक फुल टेस्ट चल रहा है GS वर्ड का, जिसमें पूरे 150 प्रश्न हैं। वो 14 टेस्ट आ चुके हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, और जल्दी ही जो है हम PCS मंत्रा के टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। 35 प्रश्न हैं, अच्छे से देखेंगे। एक्सप्लेनेशन जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना है नहीं है। ठीक है, संग्रह अंग जो होता है वो तना नहीं है। कौन सा? जो तने में नहीं होता है वो होता है शकरकंद। शकरकंद जो है का संग्रह अंग जो है तना नहीं है, बल्कि क्या है, जड़ है। ठीक है, जो शकरकंद होती है वो जड़ में होती है। ठीक है, बल्कि गन्ना, आलू और अदरक ये तीनों तने के पार्ट हैं। ठीक है, ये तीनों तना होता है। ठीक है, लेकिन शकरकंद क्या होती है, जड़ होती है। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह मूलांकर से विकसित होती है। ठीक है, शकरकंदी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कथन हमारा ये कहता है, क्या कहता है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कारण कहता है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि जो है इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घीकुआर आदि पौधे आते हैं। जड़ इसलिए लंबे हो जाती हैं क्योंकि जो है नीचे तक पानी जो है बहुत नीचे तक रहता है और इस वजह से जड़ों का काफ़ी विकास हो जाता है। कारण हमारा कहता है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। गलत है, हतोत्साहित करता है, ना कि प्रोत्साहित। जैसे देखिए मिट्टी में तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो जड़ें होंगी पौधों की उनका विकास तो संभव हो नहीं पाएगा, जड़ें झुलस जाएंगी, जल जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है। सेब देखे होंगे, सेब का फल लाल हो जाता है। ठीक है, आजकल के सेब तो हरे भी आते हैं, काले भी आते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद भी सेब आते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है लाली का क्या कारण है। काले, सफ़ेद और लाल का तो अलग एक कारण होगा, हाँ, लेकिन लाल का क्या कारण है। काले सफ़ेद का तो कारण अलग होगा, हरे का भी कारण अलग होगा, लेकिन लाल का क्या कारण है। तो लाल जो है कारण होता है एंथोसाइनिन। किसके वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, लाल नारंगी के वर्णक कौन होता है? कैरोटीन। कैरोटीन होता है लाल नारंगी। ठीक है, लाल नारंगी की में जो है कैरोटीन पाया जाता है। ठीक, जैसे गाजर में लाइकोपीन पाया जाता है, टमाटर में, इसमें टमाटर में। ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछते हैं जो है एग्ज़ाम में। विटरनिन, विटरनिन किस में पाया जाता है? तो विटरनिन पाया जाता है चुकंदर में, आपके चुकंदर। ठीक है, विटरनिन किस में पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। जैंथोफिल पाया जाता है हल्दी में। ठीक है, और पपीते के पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऐसा कौन है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? वो होता है छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। किससे होता है? पर्यावरणीय ताप से। तो प्रश्न बनता है कि किसमें पर्यावरणीय ताप से लिंग निर्धारित होता है? तो वो होती है छिपकली। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा,
प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से भी बनती है और लिपिड से भी बनती है। ठीक है, दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य परत वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। कितने? 6 मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस। ठीक है, मानव शरीर का लगभग 65% भाग ऑक्सीजन का होता है। कितना? 65%। ठीक है, 65% हमारा ऑक्सीजन हो गया। फिर उसके बाद 18% हमारा कार्बन हो गया, 10% हाइड्रोजन हो गया, 3% नाइट्रोजन हो गया, 1.4% कैल्शियम हो गया तथा 1.1% फास्फोरस हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला अधिकतम तत्व ऑक्सीजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची को मिलाना है। एक तरफ हस्तियाँ दी गई हैं, एक तरफ नाम दिया गया है। किससे कौन से संबंधित है? ठीक, तो सुमेलन क्या हो जाएगा? शोल्डर बोन। शोल्डर बोन का संबंध होता है स्कैपुला से। किससे? स्कैपुला से। नहीं नहीं नहीं, हाँ, शोल्डर बोन का, हाँ, स्कैपुला से होता है। फिर उसके बाद दूसरा नी कैप दिया हुआ है। नी कैप का संबंध जो है पटेला से होता है। किससे? पटेला से। ब्रेस्ट बोन का जो है संबंध किससे होता है? तो ब्रेस्ट बोन का स्टर्नम से होता है। और फिर कॉलर बोन का संबंध क्लेविकला से होता है। क्लेविकला से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए सुमेलित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जो आदमी वृद्ध हो जाएगा तो उसके रक्त का दाब बढ़ जाएगा। कारण क्या है? कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त का दाब बढ़ता जाता है। सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120 से 100, मतलब बीपी जो होती है 120/80 होती है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब, जबकि 120/180 से कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है। रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो इसमें से एक ही है, वो है एजोला। ठीक है, नीलहरित शैवाल एजोला के सहचारी हैं और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जलीय फर्न पूछा है, एजोला है इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, नीलहरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि अजोला एक जलीय फर्न है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, फैक्ट यही पूछा है, जलीय फर्न पूछा है। ठीक है, क्योंकि नीलहरित शैवाल आप लगा के आएंगे तो वो एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है, लेकिन एजोला जो होता है वो जलीय फर्न होता है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाब्राइना एजोलाई की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपजा क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला पूछा है। कथन कहता है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण कहता है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमारा कथन है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कथन हमारा सही है। ठीक है, और कारण कहता है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। कारण गलत है। क्यों? क्योंकि यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है, जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो उत्पन्न करता है यहाँ हो जाएगा नहीं उत्पन्न करता है, तब सही होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा,
क्योंकि यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, ठीक है, तथा यह गहरे धूसर रंग का होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त इस थैली में संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है वह है, तो वो कौन होता है? वो होता है ऊंट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है, ऊंट होता है। स्तनधारी प्राणियों में ऊंट ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी जो है संपूर्ण रुधिराणु का 90% भाग होती हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्र का पूर्ण अभाव होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो O2 को मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है और CO2 को वापस लाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है हाथी का। ठीक है, हाथी का गर्भकाल लगभग सबसे अधिक होता है, लगभग 600 से 610 दिन का होता है। ठीक है, चीता का गर्भकाल 90 से 95 दिन का होता है। जिराफ का गर्भकाल होता है 450 से 465 दिन का, और चिंपैंजी का गर्भकाल होता है 230 से 240 दिन का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सबका जान लिए हैं, हाथी का 600 से लगभग 610 दिन। ठीक, फिर चीता का होता है 90 से 95 दिन। ठीक, फिर जिराफ का कितना बताया? जिराफ का मैंने बताया 450 से 465 दिन। ठीक है, और चिंपैंजी का मैंने कितना बताया? 230 से 240 दिन। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा, ये सबके गर्भकाल का समय है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण वायरस है? तो इसमें जो है हो जाएगा खसरा। सिफिलिस, डिप्थीरिया तथा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का कारण जीवाणु है, जबकि खसरा रोग का कारण विषाणु यानी वायरस है। खसरा वायरस द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। यह विशेष रूप से छोटे बच्चों को अधिक होता है। संक्रमित व्यक्तियों के नाक और मुंह से विसर्जित पदार्थों द्वारा इनके वायरस फैलते हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? यकृत। ठीक है, क्या दुष्प्रभावित होता है? यकृत। हमारा लीवर जो है पीलिया जो है से दुष्प्रभावित हो जाता है, क्योंकि पीलिया एक घातक रोग है जिससे यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलुरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः पीला बिलुरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है तथा इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके। तो वर्णांधता के लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं पुत्रियों के पुत्रों में। किसमें उत्पन्न होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में। कैसे? ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्णांध है, ठीक है, उसको वर्णांधता है और वो किसी सामान्य महिला से विवाह कर लिया, तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। ठीक है, कौन? पुत्री वाहक का कार्य करेगी। ठीक है, अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों की वर्णांधता की संभावना 50% होगी, और यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांध
पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50% तथा पुत्रियां या तो वर्णांध होंगी या वाहक होंगी। ठीक, तो ये हमारा जो है इस तरह हो जाएगा कि पुत्रियों के पुत्रों में वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन दिया गया है, एक तरफ नाम दिया गया है। ठीक है, कौन सा विटामिन किससे संबंधित है। ठीक, तो विटामिन B1 का नाम आता है, तो विटामिन B1 का नाम थायमीन है। ठीक है, जानते ही हैं विटामिन B1 थायमीन या जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है B1 की कमी से? बेरी बेरी। ठीक है, कई बार पूछा गया है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, विटामिन B1 की कमी से। फिर उसके बाद नाम आता है विटामिन B6 का, तो B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। क्या है? पायराडॉक्सिन। ठीक है, इसकी कमी से शरीर की वृद्धि में रुकावट आती है तथा व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। ठीक, फिर बारी आती है विटामिन B2, तो B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक, इसकी कमी से शारीरिक भार में कमी आती है, होंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। ठीक है, विटामिन क्या क्या होता है? विटामिन के होता है फिलोक्विनान। फिलोक्विनान होता है, यह रक्त स्राव रोधी विटामिन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये तो कई बार सवाल पूछा गया है, बहुत आसान है, विटामिन को याद कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन हमारा ये सही है, क्योंकि देखिए विटामिन हो गया, ब्लड हो गया, ये सारी चीज़ें तो एकदम माइंड में होनी ही चाहिए, क्योंकि हर साल इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को तो कभी गलत करके आना ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, त्वचा को सुंदर व स्वस्थ बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जनन को क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। यह वसा में विलेय विटामिन है। यह अंकुरित दानों जैसे गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तियों वाली सब्जी तथा मांस में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगर ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आप हमेशा सुंदर बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। कौन कौन सी चीज़ें? अंकुरित गेहूं, अंकुरित चने, अंकुरित मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मांस का भी जो है, जैसे मछली वगैरह है, उसमें जो है अमीनो एसिड वगैरह पाया जाता है, उनका आप सेवन कर सकते हैं। तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में शामिल नहीं है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए, पौधों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, पौधों के विकास के लिए 16 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में तथा 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। बृहद मात्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, और द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जैसे लोह, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषण अधिक होता है? तो वो होता है नीला व लाल का। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। ऑप्शन यहाँ हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्पादित होती है। तो अधिकांश मात्रा जो है पृथ्वी पर जो पाई जाती है वो उत्पादित होती है शैवालों से। किससे?
एल्गीज जो पाए जाते हैं हमारे, चाहे वो समुद्र में हो, ठीक है, चाहे तालाब में हो, ठीक, चाहे नदियों में हो, उनसे जो है शैवालों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है। पृथ्वी का कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5% भाग नदी तालाब आदि में होता है, ठीक है। और इसके अलावा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा नियासिन पूछा है। तो नियासिन का संबंध किससे नहीं है? नियासिन का जो है, नियासिन का संबंध जो है, देखिए, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अथवा चर्म दाह रोग हो जाता है। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पेलाग्रा तो सही है। नियासिन की कमी से जो है पेलाग्रा रोग हो जाता है या चर्मदाह रोग हो जाता है। दूसरा है टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से व्यक्ति बंधता या नपुंसकता का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे ही बताया विटामिन ई को पूर्ण करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या खाने चाहिए। फिर तीसरा है साइनाकोबालामीन। साइनाकोबालामीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से व्यक्ति घातक रक्ताल्पता का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा भी सही है। फिर अंत में आती है पैराडॉक्सिन का नाम। पैराडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से व्यक्ति में मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है, ना कि बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी के लिए अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, बेरी बेरी जो रोग होता है वह विटामिन B1 की कमी से होता है और पैराडॉक्सिन होता है विटामिन B6, ठीक है। तो पैराडॉक्सिन की कमी से व्यक्ति में क्या हो जाता है? व्यक्ति में हो जाता है मानसिक व्याधि। क्या हो जाता है? मानसिक व्याधि, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे चौथा जो है गलत है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा, केवल 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग से ग्रस्त होते हैं वह कौन सा रोग है? तो एक ही रोग है, वो है क्वासी-योरकर। क्वासी-योरकर, ठीक है। क्वासी-योरकर रोग में पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है, परंतु उसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। भारत जैसे विकासशील देशों में यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। पीड़ित बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहे तो शरीर कमजोर हो जाता है, पैर तथा पेट फूल जाता है, त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है, रोगी सुस्त व कुंठित रहने लगता है। इन्हीं सब कमी को सम्मिलित रूप से क्वासी-योरकर रोग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वासी-योरकर रोग है, तो इससे हमें करंट का भी सवाल हमको याद करना है, जानना है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बच्चों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके खाद्यान्न को पूरा करने के लिए, ठीक है, उनके विटामिन या प्रोटीन को कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह करंट का जो है अटैच करके सवाल पूछता है। अगला प्रश्न है, फलों एवं उनके खाने वाले भाग के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इमली जो होता है, इमली का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, सही है। इमली जो बीच में मध्य फल भित्ति होती है, मतलब जो बीज के ऊपर होता है और पपड़ी के अंदर होता है, मतलब छिलके के अंदर और बीज के ऊपर, वो होता है मध्य फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति होता है इमली, ठीक। गेहूँ होता है भ्रूण, प्रोष एवं भ्रूण, ठीक है। गेहूँ में जो छिलका के अंदर होता है उसको भ्रूण प्रोष कहते हैं, वही हमको खाया जाता है। और भ्रूण जो ऊपर छिलका होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों खाया जाता है। नारियल में क्या खाया जाता है? नारियल में मध्य फल भित्ति नहीं खाया जाता है। नारियल एक बहुवर्षीय बीज पत्री पौधा है। इसका खाने वाला भाग जो होता है वो भ्रूण पोष होता है। क्या होता है? भ्रूण पोष होता है, ठीक है। भ्रूण पोष यानी बीज का जो पार्ट होता है, मतलब छिलके के अंदर का जो पार्ट होता है वो हम खाते हैं, ठीक है, नारियल में।
तो सी हमारा जो है सुमेलित नहीं है। पपीते में मध्य फल भित्ति खाते हैं। मध्य फल भित्ति आप समझ ही गए, बीज के ऊपर वाला पार्ट और छिलके के अंदर वाला पार्ट, ठीक। और नारियल के वृक्ष भारत में मुख्य रूप से केरल, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक। तो बाकी हमारे सुमेलित हैं, सी हमारा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं एवं उनके जनक का युक्त असंगत है, मतलब कौन सा सही नहीं है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा पहला जो है ऑप्शन कहता है कि इम्यूनोलॉजी के जनक जो है एडवर्ड जेनर है, एकदम सही है। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है। टैक्सोनॉमी के जनक कैरोस लीनियस है, कौन है, कैरोस लीनियस। बैक्टीरियोलॉजी के जनक जो है लिवेन हॉक है, कौन है, लिवेन हॉक। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी के जनक एजे बटलर नहीं है, बल्कि एम्ब्रियोलॉजी के जनक जो है कहा जाता है वान बेयर, ठीक है, वान बेयर है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, वान बेयर, ठीक है, वान बेयर, ठीक है। एजे बटलर को पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक, यानी प्लांट पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है एजे बटलर को। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत अंडाणु निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक जीव के उद्भव एवं विकास का वर्णन होता है, ठीक। तो यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि असंगत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, बिल्कुल सही। पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इस पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। अगला है, जीवाणु एवं नीलहरी शैवालों सहित सभी जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये गलत हो गया, जहाँ सभी लग गया वहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरी शैवालों को छोड़कर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और नील हरित शैवालों को छोड़कर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़कर पौधों एवं प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़कर, ठीक, पाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न जीवों में इनकी संख्या भिन्न होती है, ठीक, विभिन्न जीवों में इनकी संख्या भिन्न होती है। किसी कोशिका में इनकी संख्या अधिकतम 3 लाख एवं न्यूनतम 1 लाख तक होती है। सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने इसे 1882 में देखा था, ठीक है। तो सभी जीवों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत है। तीसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, डी है हमारा। किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 से 3 लाख के बीच होती है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 3 लाख होगी, ठीक है। अल्टमैन ने इसे बायोप्लाटा तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कि पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए सहायता करता है। तो वह जो है एक ही होता है पादप हार्मोन के लिए, जिब्रेलिन उसे कहा जाता है। देखिए यहाँ दिया है, ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। जिब्रेलिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है जो वृद्धि में सहायक होता है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक एलिची कुरोसावा ने 1926 में की थी। यह मुख्य रूप से बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है तथा फूल बनने में भी सहायता करता है, ठीक है। एथिलीन वृद्धि निरोधक हार्मोन है, यह फलों के पकने में मदद करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह हार्मोन जीर्णता को रोकता है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है। तो ब्रेन जो है एक ही चीज़ से नापा जाता है, वो है EEG। क्या होता है EEG? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
EEG का फुल फॉर्म क्या है? तो EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इंसेफ्लान ग्राफ। इलेक्ट्रो इंसेफ्लान ग्राफ EEG का फुल फॉर्म होता है। यह जो है मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को इससे जाना जाता है। हंस बर्गट नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य के मस्तिष्क पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख या EEG कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। ठीक है, एलिसा जो है का परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। एड्स घातक रोग है, जानते ही हैं, जिसका कारण HIV वायरस है तथा इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? ठीक है, तो मधुमेह किसमें होता है? तो मधुमेह से संबंधित है इसमें रक्त में शर्करा का उच्च स्तर होना, साथ साथ जो है रक्त में इंसुलिन का मात्रा का निम्न होना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाए। क्यों? क्योंकि अग्नाशय की जो लैंगर हंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग सामान्यतः प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है। मधुमेह के रोगियों में मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसे बहुमूत्रता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो इस रोग को कहा जाता है मोतियाबिंद। कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। मोतियाबिंद रोग जो होता है वो आंख के लेंस के अपारदर्शी होने के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। दृष्टि वैमनस्य रोग में कार्निया या आंख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है तथा ग्लूकोमा बीमारी में आंख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। चारों चीज़ों के मैंने बता दिया, ऑप्शन यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है स्टपीज। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के दोनों कानों में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रत्येक कान के मध्य कर्ण पल्लों में 3 हड्डी इनकस, मैलियस, स्टपीज होती हैं। ठीक है, तो अगर इनकस, मैलियस और स्टपीज आ जाए ऑप्शन में तो ये कान की हड्डी हैं। कभी पूछ सकता है, चारों इस तरह ऑप्शन दे देगा कि पूछ लेगा इनमें से कौन सी कान की हड्डी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न बना सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? बहुत आसान प्रश्न है। तो ये होता है फेफड़ा। फेफड़े का कार्य जो है, फेफड़ा एक प्रमुख श्वसन अंग है जो कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? वो होते हैं मूंगफली। किसमें? मूंगफली में। ठीक है, सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन
प्रोटोनों में सभी अनिवार्य अम्लों से युक्त होते हैं तथा इसमें संपूर्ण प्रोटीन, इसीलिए इनको कहते हैं सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली हो गई, ठीक है। लेकिन मूंगफली को में जो है सभी अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो वो घटक होते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होते हैं? उत्परिवर्तन। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है? कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपि एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रेबीज का एक पुराना नाम है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 35 प्रश्न आज के। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करिए। इसके आगे का वीडियो जल्दी आएगा, मतलब 71 से लेकर 105 तक। बाकी जो टेस्ट चल रहे हैं उनको ज़रूर जाके देखिए अगर आपको पीसीएस निकालना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सेशन यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।